दुनिया के दूसरे देशों की स्थितियां देखिए। इस साल दुनिया के कई बड़े देशों में वोटिंग हुई है, इलेक्शन हुए हैं। ज्यादातर जगहों पर लोगों ने चेंज के लिए वोट किए हैं। कई देशों में सरकारों को मुश्किलें आई हैं, लेकिन भारत के नागरिकों ने इस ट्रेंड को एकदम उल्टा जनादेश दिया। भारत के वोटर्स ने 60 साल बाद किसी सरकार की हैट्रिक लगवाई है। भारत के एस्पिरेशनल यूथ ने और भारत की महिलाओं ने कंटिन्यूटी के लिए वोट किया है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वोट किया है। इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश की बढ़कर के नहीं हो सकती। पहले देश है, फिर हम हैं। तो हमारा मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा सब है। देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, और देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई सुरक्षित कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सवाल एनडीए का है। सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े राजनीतिक दलों का है, और इन सबसे बड़ा सवाल तो मौजूदा वक्त में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के है। ये सारे सवाल मौजूदा समय में क्यों इतना बड़ा हो चला है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद इस भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बदलना चाहती है। क्योंकि जिस तर्ज पर इन 4 राज्यों के चुनाव का सर्वे निकल कर आ रहा है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए है और आने वाले समय में एनडीए के लिए है। यानी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, जिनके राज्यों में आज नहीं तो कल चुनाव होना है, अगर इन 4 राज्यों के चुनाव परिणाम अगर अभी से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन सारे राज्यों तक पहुंचते पहुंचते कौन से हालात इस भारत देश के भीतर एनडीए गठबंधन के लिए हो जाएंगे, ये कहने की जरूरत अब होनी नहीं चाहिए। और इन सब के बीच खुद आरएसएस अगर बीच बीच में इस बात को सुलगाने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आसरे अब चुनावी जीत नहीं मिल सकती है, यानी ये कहे कि किसी भी हाल में जो 10 साल की राजनीतिक कवायद इस भारत देश के भीतर रही, उसकी उम्र अब पूरी हो चली है और बदलने का दौर है। और शायद यही वह बात है जिसको लेकर के इस समय में शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह, या फिर कहे कि शायद इस दौर में दिल्ली की सरकार बेचैन है, वो हड़बड़ाहट में, वो घबराहट में है। उसको ऐसा लगने लगा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के भीतर अगर उन्होंने तमाम गुस्सों को थाम लिया या तमाम सारे सवाल को चुप करा दिया, लेकिन मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े राजनीतिक दलों को वह उनके सवालों को चुप कैसे करा सकते हैं। इसी कड़ी में आज पहली प्रतिक्रिया ये आप कह सकते हैं, दिल्ली के भीतर केसी त्यागी का राष्ट्रीय प्रवक्ता पद को छोड़ना निकल करके आ गया। क्योंकि बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जो उन्होंने 2-3 सवाल इस दौर में खड़े किए, उन सारे सवालों को भारतीय जनता पार्टी शायद पचा नहीं पा रही थी, या फिर सीधे सीधे तौर पे कहे तो भारतीय जनता पार्टी या फिर मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने। सवाल केवल इतना भर था कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी के साथ खड़ी है, वो इन सारे मुद्दों को लेकर के जो इजराइल के साथ हथियारों का जो गठबंधन है और जो हथियार लिए जाते हैं वो ना लिए जाए। क्योंकि फिलिस्तीन के भीतर भारत ने मदद भेजी, भोजन पानी की, इसी परिप्रेक्ष्य में केसी त्यागी ने यह बयान दिया था। लेकिन उसको भी पचा पाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ नहीं पाई। क्योंकि इजराइल के साथ जो संबंध थे भारतीय जनता पार्टी के निकट है या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकट है, वो शायद कोई भी सवाल अब सुनना चाहते नहीं। लेकिन यह तो एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। बड़ा सवाल तो इस दौर में यह है कि पूरे प्रक्रिया के भीतर धीरे धीरे ये बात धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है कि किसी भी हालत में 4 राज्यों में यदि एक भी राज्य भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती है, फिलहाल कहे तो झारखंड के भीतर
नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, फिलहाल उसको जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, फिलहाल हरियाणा में उसकी सरकार है, फिलहाल महाराष्ट्र में उसके द्वारा निर्माण की गई सरकार है। यानी ये कहे कि चुनावी जीत के बाद सरकार नहीं बनी थी। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से मिशन या फिर कहे ऑपरेशन लोटस फॉर्मूला जो अपनाया, उसमें शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटा, लेकिन नई परिस्थिति इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि एनडीए गठबंधन के भीतर वह भी चाहने लगा है कि अगर इन 4 राज्यों के भीतर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारती है या फिर एनडीए जीत नहीं पाता है, जो कि महाराष्ट्र के भीतर होगा, तो सिर्फ ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की जरूरत क्या है। अगर आरएसएस ये बात कहती है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पद पर या कहे प्रधानमंत्री पद पर किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों न बैठा दिया जाए। शायद यही वह बड़ा कारण है जहां पर आरक्षण का जवाब दे पाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ नहीं पाई। इस भारत देश के भीतर संविधान का सवाल उठा तो भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी समय में लगातार ये बात बड़ी होती गई संसद भवन के भीतर और बाहर भी कि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है और बैसाखियों के आश्रय सरकार चला रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक ही कार्ड खोजा इसका कि 60 साल के बाद देखिए ऐसा पहला मौका आया है जब कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा है और तमाम सारे जगहों पर इसी रणनीति के आश्रय, इसी स्ट्रेटेजी के आश्रय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहना बुनना, इसका ताना बना कहना बुनना शुरू कर दिया। लेकिन एनडीए गठबंधन के भीतर का सवाल था कि वह तो पुरानी बात है। नई परिस्थितियों के भीतर अगर राज्य दर राज्य आप चुनाव हारते चले जाएंगे मौजूदा वक्त में, तो फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ही अगुवाई करे, लेकिन कोई नेता तो दूसरा बने जिसका सामने स्पष्ट विजन हो, जो ये बात कहने की तैयारी के साथ मैदान में कूदे कि देखिए आरक्षण के काट क्या है। वह बताए कि जिस संविधान को लेकर के इस भारत देश के भीतर दलित तबका तक उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी के हक में चला गया, जो कभी जाता नहीं था। इंडिया गठबंधन के वोट शेयर करीब करीब 12% मौजूदा 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़ गए, जहां पे पिछले 10 साल में कभी कोई सोचा नहीं था। तो आपके पास ऐसा कौन सा नेता है और किन परिस्थितियों में है, इसी अंदाज में आप गौर कीजिए। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लगातार जिन बातों का जिक्र कर रहे थे वह शायद उस राष्ट्रीय मंथन का एक प्रयोग था कि तमाम मुद्दे इस भारत देश को तोड़ने वाले। तो एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, और वहीं तीसरे ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए दिल्ली के भीतर अमित शाह। एनडीए गठबंधन के लोगों को तोड़ा जाए, उनकी मनोबल को तोड़ा जाए, उनकी पार्टी को तोड़ा जाए, उनके सांसदों को साथ लिया जाए, जो अलग अलग पार्टी के अध्यक्ष है उनको निशाने पे लिया जाए। और इसी कड़ी में अजित पवार यदि महाराष्ट्र के भीतर निशाने पर आए, जो कि डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में, बीजेपी के सहयोग से बने हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निशाने पर है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के भीतर। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के भीतर चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं हाथ जला बैठे हैं और ऐसे कहे कि सियासी तौर पर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए वह जो कुछ भी पहल कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वो इस दौर में ठीक लग नहीं रहा है। तो इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को, इस पूरे परिप्रेक्ष्य के भीतर आज एक ऐसे किताब को पलटेंगे जिन किताबों के आश्रय आपको ऐसा लगेगा कि क्या सच में ये पूरी की पूरी पहल की जानकारी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लगी तो उन्होंने अपना ऑपरेशन लोटस या कहे ऑपरेशन 272 शुरू कर दिया और उससे पहले ये बात कहना शुरू कर दिया कि देखिए हम ही हैं जो कि जीत करके आए हैं। पूरी दुनिया में सत्ता परिवर्तन हर देश के भीतर हो रहा है, लेकिन मौजूदा समय में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के बने रहे। दुनिया के दूसरे देशों की स्थितियां देखिए। इस साल दुनिया के कई बड़े देशों में वोटिंग हुई है, इलेक्शन हुए हैं। ज्यादातर जगहों पर लोगों ने चेंज के लिए वोट किए। कई देशों में सरकारों को मुश्किलें आई हैं, लेकिन भारत के नागरिकों ने इस ट्रेंड को एकदम उल्टा जनादेश दिया। भारत के वोटर्स ने
60 साल बाद किसी सरकार की हैट्रिक लगवाई है। भारत के एस्पिरेशनल यूथ ने और भारत की महिलाओं ने कंटिन्यूटी के लिए वोट किया है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वोट किया है। वैसे दुनिया भर के भीतर ये सवाल बाखूबी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 2 चुनाव में जिस अंदाज में जीते थे, तीसरे चुनाव में वो जीत नहीं पाए हैं। और सबको इस दौर में पता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे ही नरेंद्र मोदी सत्ता में मौजूद है। लेकिन सवाल इस देश में पहली बार इससे बड़ा होता है कि जिन उपलब्धियों का खाका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मंचों के ऊपर रखा करते थे, वह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO हो, यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़ा हुआ जो पूरा उसका कामकाज है, और इस पूरे प्रक्रिया के भीतर वर्ल्ड बैंक और IMF भी क्यों ना हो, इन तमाम जगहों के पर अगर उनके जरिए साउथ एशिया को लेकर के जो रिपोर्ट बांग्लादेश की घटना के बाद उभर करके आई है, उसने भारत देश की इकोनॉमी के ऊपर भी रोशनी डाली। और वो बहुत साफ कहती है कि समूचे साउथ एशिया के भीतर जितनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी है, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में जा रहा है या फिर लगातार कमजोर हो रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने मजदूरों की जगह लेनी शुरू कर दी है, जिस अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के भीतर लगती है, लेकिन लेबर की संख्या बढ़ा पाने की स्थिति में पूरा साउथ एशिया नहीं है, उसके भीतर भारत पहले स्थान पर। बांग्लादेश के भीतर यदि 16%, चाइना के भीतर यदि देखिए तो 16% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो भारत के लिए भी 16% अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो, जो गरीबी की स्थिति और भूख की स्थिति है, उसके भीतर भी भारत साउथ एशिया में शायद सबसे बड़े देश के तौर पर मौजूद है। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर खास तौर पर 15 से 24 तक उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा बेरोजगार भारत देश के भीतर इस समय में है। देश के युवाओं के भीतर परिवर्तन को लेकर के गुस्सा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में ये बात कहते हैं कि युवा हमारे साथ खड़ा है। मुसीबत सबसे ये होती है कि एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान युवा है, नीतीश कुमार युवा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के आंकड़े इतना युवा है सांसदों के, तो भारतीय जनता पार्टी को मदद करते हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहते हैं। तो टारगेट पर नीतीश कुमार हैं, क्योंकि अब ये बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के अपने सर्वे में भी खुलकर निकल के आ गई कि नीतीश कुमार के चेहरे के आसरे बिहार चुनाव आप जीत नहीं सकते। और इस दौर में हर किसी को पता है कि अगले साल बिहार का विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले 4 राज्यों का चुनाव, बिहार और 4 राज्यों के चुनाव के बीच एक दिल्ली में चुनाव होना है। तो इन राज्यों के भीतर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी यदि बचेगी ही नहीं, और किसी भी राज्य के भीतर यदि ना बची, और जो कुछ भी वो अपने राजनीतिक प्रयोग एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर के यदि इस दौर में किए हैं, तो पहली बार एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल ये सवाल उठाने लगे अंदरूनी तौर पर कि आप अपने दिल्ली के चेहरे को तो बदल डालिए, आप भी अगुवाई कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ही अगुवाई करे, लेकिन कोई दूसरा चेहरा तो आए इसके सामने। इस पूरे प्रक्रिया के भीतर जो अलग अलग तरीके से जो आंकड़ा निकल के आता है, वो भारत देश के भीतर की बेरोजगारी और खास तौर पे कहे तो इस देश के युवा तबके को लेकर के सीधे तौर पे ये कहता है, यदि भारत में 25 वर्ष के कम उम्र के जो लोग ग्रेजुएट है, यानी जिनके हाथ में डिग्री है, उसमें से 40% के पास न तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है और न ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी काम उन्हें, यानी जो 24 से कम उम्र के और 15 से और 18 के बीच की उम्र है जिनकी, जो इस देश में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भीतर अलग अलग राज्यों के भीतर खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी पा जाते थे, अब उनके पास भी कोई इस दौर में काम नहीं है। और इस पूरे प्रक्रिया के भीतर जो देश में आरक्षण का सवाल है, वो आरक्षण इसलिए भी नहीं क्योंकि आपको इतना फायदा, इतनी सुविधा मिलेगी, वो आरक्षण चुनौती है कि आपके पास नौकरी है कि नहीं है, और नौकरी इस समय में गायब हो चला है। तो जब देश में नौकरी नहीं होगा तो आपको हर जगह आंदोलन नजर आएगा, और ये आंदोलन की शक्ल महाराष्ट्र तक में, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के टूटने के लेकर के अगर आंदोलन रत है महाराष्ट्र के भीतर, तो उसके भीतर चेहरों से, अगर नेताओं से हट करके अगर
चेहरों को पढ़ना शुरू करेंगे, चाहे वो उद्धव ठाकरे के साथ चल रहे हो या एक भीड़ की शक्ल में नजर आ रहे हो। देश के युवाओं के चेहरे आपको हर जगह नजर आएंगे। इन्हीं सारे युवाओं के आसरे एक समय भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं युवाओं का आसरा लिया था। इन्हीं युवाओं का आसरा अब इंडिया गठबंधन ले रहा है। इन्हीं युवाओं के ऊपर पूरी राजनीति इस देश के भीतर एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के भरे हुए हैं। अब इस पूरे नजारे से घबराहट सबसे ज्यादा इस दौर में एनडीए गठबंधन के भीतर यह बात की हो चली है कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा वहां मौजूद रहेगा, तो ऐसे में राजनीतिक या चुनावी जीत मिलेगी नहीं। अगर हराने की सोचते हैं तो खुद उनकी पार्टी तोड़ने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता आगे बढ़ जाएगी। एक ही झटके में चिराग पासवान, जो कल तक आंखों के तारे थे नरेंद्र मोदी के हनुमान थे, वह निशाने पे कैसे आ गए। उनके चुनाव को लेकर के सवाल जो अब खड़े हुए, वह किसी भी दिन भी आपके सामने ये खबर मिल सकती है कि चुनाव जीते हुए चिराग पासवान अयोग्य घोषित कर दिए गए। आखिर नीतीश कुमार, केसी त्यागी एक झटके में हट गए और नीतीश कुमार को सामने ये बात रखी गई कि हम किसी सवाल को इस दौर में सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग चुनाव हारने को तैयार नहीं इस दौर में, और हमारे हर निर्णय, हर फैसले, पूरे एनडीए गठबंधन के फैसले तो आपको इसी रूप में अपने आप को सामने रखना पड़ेगा। और ऐसे में सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार, उनके सहयोगी जो दिल्ली में बैठे हुए मुख्यमंत्री बन गए, जाहिर है कि वो बीजेपी के ज्यादा करीब होते जा रहे हैं। सबको पता है कि नीतीश कुमार के चेहरे के आसरे बिहार का चुनाव जीत पाना मुश्किल है। अब तो सियासत के इस अंतर्विरोध के बीच आज लगता है कि एक छोटा सा तस्वीर आपको एक पल के लिए देख लेना चाहिए महाराष्ट्र की उस राजनीति की, जिस राजनीति के भीतर अजित पवार कहां खड़े हैं। ये सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, क्योंकि आरएसएस के निशाने पर अजित पवार, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के निशाने पर अजित पवार के निशाने पर आरएसएस भी है और एकनाथ शिंदे भी है महाराष्ट्र के भीतर। आज ही उनको पहुंचना था नागपुर, एकनाथ शिंदे भी गए, देवेंद्र फडणवीस भी गए, लेकिन अजित पवार ने कन्नी काटा, क्योंकि आरएसएस हेडक्वार्टर उनको, जहां पर हेड गवार जी की प्रतिमा है, वहां उनको जाना था। लेकिन ये सारे प्रक्रिया ये बताती है कि इन सियासी तिक्रमों के बीच अपनी अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने की लड़ाई एनडीए गठबंधन के भीतर से निकल करके खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुर्सी तक पहुंच चुकी है। और इन सब के बीच विरोध के स्वर उस महाराष्ट्र के भीतर, जिस महाराष्ट्र को गंवाने का मतलब दिल्ली की सत्ता को गंवाना होगा, तो इस चेहरे को भी समझिए जो कि विरोध के शक्ल में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर सड़कों के ऊपर होता है। कोई भी इस वीडियो को देख करके ये बात कह देगा कि ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। ये पहली बार क्यों हो रहा है? और शिवसेना, वह भी उद्धव ठाकरे, एनसीपी यानी शरद पवार और कांग्रेस के नेता एक साथ कदम अलग अलग इलाकों के भीतर बढ़ा रहे हैं और निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है, निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इन सारे परिस्थितियों के भीतर का एक अनूठा सच यह भी इस दौर का हो चला है कि जो आरक्षण का सवाल इस देश के भीतर था, वो आरक्षण का सवाल राजनीति से निकल करके अब कॉर्पोरेट घरानों तक पहुंचने लगा है। और सवाल इस दौर में तो ये भी उठने लगा कि यदि विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते हैं कि मुख्य धारा में आरक्षण का सवाल या जाति जनगणना के बाद हाशिए पर पड़ी हुई जातियों को सामने लाना पड़ेगा, तो ये संदेश कॉर्पोरेट घराने को डरा रहा है। और कॉर्पोरेट अपने तौर पर अभी परिवर्तन के दिशा में तो नहीं आगे बढ़ेगा, लेकिन वह भी यह बात सोचने लगा कि जिन कारणों से चुनावी सत्ता दिल्ली की लगातार कमजोर हो रही है, क्यों नहीं उसको मजबूत करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी या फिर कई एनडीए के सहयोगी कदम उठाते हैं। और उसके लिए बाकायदा एक पुख्ता तरीका भी है कि जितनी भी पूंजी और जितनी भी पॉलिटिकल फंडिंग भारतीय जनता पार्टी को हुआ, क्या वो अब एनडीए को हो? भारतीय जनता पार्टी के भीतर उन नेताओं को, जिन नेताओं को लेकर के अब तक दिल्ली के इशारे के बावजूद राज्य में मदद की जाती थी, उसमें एक नाम खुले तौर पर आप उत्तर प्रदेश का ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर कॉर्पोरेट का इन्वेस्टमेंट बिना दिल्ली के हामी का संभव ही नहीं था,
लेकिन पहली बार ये सवाल इस दौर में बड़ा होने लगा कि दिल्ली की सहमति या असहमति छोड़ दीजिए, जितना सब कुछ हमने स्टेक पे लगाया है सियासी तौर पर इस देश के भीतर, उसको गंवाने के लिए तैयार नहीं है अब इस देश के भीतर। तो राज्यदार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत होना पड़ेगा। इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत होने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौर में सच में इतने कमजोर हो गए हैं। आपके सामने एक थोड़ी सी लिस्ट भी बता दिए कि दरअसल अडानी नंबर 1, इनके परिवार का पूरा नेटवर्क 11,61,000 करोड़ की होती है। अंबानी के 10,14,000 करोड़ की होती है। HCL के जो होती है उसके बाद तीसरे नंबर पर है, लेकिन सबसे बड़ा डिस्टेंस है 3,14,000 करोड़ के रैंक पर तीसरे नंबर पे आते हैं। साइरस पूनावाला करके हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट से जुड़े होते हैं, उनकी नेटवर्थ 2,90,000 करोड़ की होती है। उसके बाद दिलीप सिंह भी आते हैं जो सन फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इनकी नेटवर्थ 2,49,000 करोड़ की होती है। फिर कुमार मंगलम बिरला आते हैं 2,35,000 करोड़ की, जो आदित्य बिरला ग्रुप से है। ये 5 टॉप नाम जो आपके सामने लिए सभी 2 लाख करोड़ से ज्यादा और 11 साढ़े 11 लाख करोड़ तक है। सवाल मौजूदा वक्त में यह है कि जिस सियासत को इंडिया गठबंधन साधना चाह रहा और जिस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कमजोर राज्य दर राज्य हो रहे हैं, उसके भीतर आने वाले समय में वो कॉरपोरेट जो राजनीतिक तौर पर मुद्दा बन गया इंडिया गठबंधन के लिए, राहुल गांधी के लिए, उसके सामने पहली बार इस देश के भीतर मुश्किल हालात यह है कि इस दौर में वह भी सोचने लगा कि क्या सच में चेहरे परिवर्तन के बाद अनुकूल स्थितियां हो सकती है, क्योंकि एक झटके में सब कुछ अचानक पटरी पर आ जाए और लोग आंकड़ों के हिसाब से उस संविधान को देखेंगे, तो उस संविधान के जरिए इस भारत देश के भीतर रूल ऑफ लॉ देखा जाएगा। उस रूल ऑफ लॉ के तहत इस भारत देश के कॉर्पोरेट को भी एक सामान्य नजर से देखा जाएगा। वो कोई राजनीतिक नजर नहीं होगा, वो कोई पॉलिटिकल नजर नहीं होगा। 2 संदेश सबसे बड़े हैं कि पहला संदेश ये कि 10 साल की राजनीति में कॉर्पोरेट के साथ जितने निकटता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवर्नेंस के तौर पर दिखाई इस देश में, वही अब इस देश में मुसीबत बन गई है, क्योंकि कॉर्पोरेट ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप हार गए तो फिर क्या होगा, अगर आपके अल्टरनेटिव चेहरा कौन होता। और एनडीए गठबंधन के भीतर चंद्रबाबू नायडू भी कॉर्पोरेट के भीतर बाखूबी घूमते हैं। नितिन गडकरी भी बाकायदा कॉर्पोरेट के भीतर उनकी भागीदारी रहती है। लेकिन इन सारे सवालों के बीच वह राज्य, चाहे वह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हो, चाहे बिहार के भीतर नीतीश कुमार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ हो, इन तमाम लोगों के भीतर सवाल है कि आखिर वह सियासी तौर पर मजबूत नहीं हो पाए और उसके लिए जो कॉर्पोरेट पूंजी चाहिए वह उनको नहीं मिलेगी। तो फिर ऐसे में इन 4 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद वह कौन सा चेहरा होगा जो आने वाले समय में एनडीए गठबंधन को संभालेगा। इसीलिए इस दौर में ध्यान दीजिए, 2 चेहरों को लगातार आप देखते रहिए या उस 2 चेहरों के आश्रय भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को आप परखिए, क्योंकि इस दौर में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिल्कुल गृह मंत्रालय का काम देख रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ गए तो वो नक्सल प्रॉब्लम को लेकर के लगातार बात करने लगे। इस दौर में कोऑपरेटिव मंत्री हैं तो कोऑपरेटिव को लेकर के भी उन्होंने काम करना शुरू किया। यानी इससे हट करके दूसरी किसी तस्वीर को बनाने की दिशा में अमित शाह आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि अमित शाह इस बात को जानते हैं कि वो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिप्लेसमेंट दिल्ली के भीतर मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ उस भूमिका को समझ गए कि इस देश में चुनावी गणित महत्वपूर्ण होता है और आरक्षण और संविधान के सवाल ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे एजेंडे और विचारधारा को एक झटके में धराशाही कर दिया है। तो ऐसे में अब वो सबसे पहले भारत देश या फिर राष्ट्रवाद का नया चिंतन लेकर के हर मंच के ऊपर इस बात का जिक्र लगातार कर रहे हो, आज भी उन्होंने किया। इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश की बढ़कर के नहीं हो सकती। पहले देश है फिर हम। तो हमारा मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा सब है। देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, और देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई सुरक्षित कैसे हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अपनी बिसात राष्ट्रीय तौर पर बिछा रहे हैं, क्योंकि वह बात समझ चुके हैं यदि वह आरक्षण और संविधान के पचड़े में फंसेंगे तो उत्तर प्रदेश
कि जमीन उनकी खिसक जाएगी और वो मुख्यमंत्री पद भी उनके हाथ से एक ही झटके में निकल जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर जीत पाना दरअसल अखिलेश यादव और राहुल गांधी से टकराना होगा। दरअसल उस इंडिया गठबंधन से टकराना होगा जो जिन मुद्दों को लेकर के एक सियासी मैदान खड़ा कर चुका है उत्तर प्रदेश के भीतर, लेकिन राष्ट्रीय तौर पर अपनी छवि को गढ़ना, यानी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर के उन सारे सवालों का जवाब देना कि हाँ हम ही अल्टरनेटिव है, और जो इंडिया गठबंधन के भीतर जुड़े हुए पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके सामने भी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करते हुए खुद को दिखाना और राष्ट्रीय स्तर पर अब अपने भाषणों को ले जाना, ये शायद उनकी जरूरत भी हो गई है। और शायद ये इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो इतने सारे सवाल उठ रहे हैं लगातार, उसको लेकर के जवाब भी है। लेकिन इनसे जरा सा हट करके देखिएगा, वैसे ही 2-3 बड़े सवाल अब आपके मन में उभरने चाहिए। पहला एक सवाल होता है कि क्या महाराष्ट्र के भीतर अजित पवार डिगेंगे कब? जब महाराष्ट्र का चुनाव का ऐलान होगा और आखिरी समय में टिकटों को लेकर के वो जो मांग करेंगे, जो डिमांड करेंगे, उस डिमांड से लगभग 50% सीधे माइनस भारतीय जनता पार्टी उनको कर देगी और उनको समझाना चाहेगी, ऐसे जैसे कि उनके पास भी मौका हो, या तो रहे या फिर वो लौट जाए। रहे तो भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पर रहे, उनकी अपनी शर्तों पर वो ना रहे। यह महाराष्ट्र चुनाव का डेवलपमेंट आने वाले समय में आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। दूसरी बड़ी परिस्थिति ये होती है कि नीतीश कुमार, बिहार के नीतीश कुमार चेहरे के आसरे बिहार में चुनाव वो जीत नहीं सकते अपने चेहरे के आसरे। तो हर हाल में 2025 में जब बिहार का विधानसभा चुनाव का घोषणा होगा, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा स्थापित बिहार में हो जाए। यदि स्थापित भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं होता है तो जनता दल यूनाइटेड भी किसी चेहरे को खड़ा करे, भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे रहेगी। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार साथ में नहीं चलेंगे, तो ऐसे में नीतीश कुमार खुद पहले फैसला लेंगे, तो जाहिर सी बात है दिल्ली के भीतर केसी त्यागी बाहर कर, यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता बने रहते, केसी त्यागी इस्तीफा नहीं देते। उनके मुद्दे जो थे, उन जायज मुद्दे थे, उन मुद्दों के आश्रय नीतीश कुमार आगे चलते। लेकिन आने वाले समय की ये आहट है जो केसी त्यागी के जरिए निकले, वो आपको बिहार की राजनीति के भीतर नए परिस्थितियों के उत्पन्न होने की स्थिति को दिखा रहा है। वही एक और चेहरा चिराग पासवान का है बिहार के भीतर, जो चिराग पासवान जिस तेजी के साथ 100% रिजल्ट लेके आए 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस परिस्थिति में वह युवा भी है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर का संकट यह है कि क्या ऐसी परिस्थिति बिहार के भीतर बन सकती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्य तक के लिए रास्ता बंद उस नाम पर हो जाए जो आरक्षण और संविधान से जुड़ा हुआ है, जो मुस्लिमों के वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस दौर में ध्यान दीजिए तो चिराग पासवान आरक्षण का सवाल हो, संविधान का सवाल हो, वक्फ बोर्ड का सवाल हो, या इन परिस्थितियों के भीतर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो मुस्लिमों को लेकर के जो नया बखेरा खड़ा कर दिया असम के भीतर, उस पर निशाने पर लेने में केवल आरजेडी नहीं है, उसको केवल जनता दल यूनाइटेड भी उनको निशाने पे ले रहा है हेमंता बिस्वा शर्मा को, और ऐसे में चिराग पासवान भी हेमंता बिस्वा शर्मा को निशाने पे ले रहा है। सबको पता है कि अपने क्षेत्र में राजनीति उसको बचानी है और साधनी राजनीति सबको है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास है कि दरअसल ऐसे राजनीति में ऐसे मौकों पे पिछड़ के जहां पर नरेंद्र मोदी का चेहरा भी अब कामयाब ना हो तो इसके बाद कितने सालों साल लग जाएंगे दोबारा से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी जगह में जमीन अपना बनाने को लेकर, या फिर कहे जमीन को बचाने को लेकर। इसीलिए चिराग पासवान भी बिहार चुनाव से पहले, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनकी स्थिति भी भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये बात कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसके ठीक समानांतर दो राजनीतिक पार्टी और ऐसे हैं, एक टीडीपी चंद्रबाबू नायडू है जिनको पैसा केंद्र के द्वारा नहीं दिया गया, ठीक उसी प्रकार से जैसे बिहार को भी पैसा नहीं दिया गया, जितनी योजनाओं का ऐलान किया गया। और चंद्रबाबू नायडू जो अमरावती जो बना रहे हैं, वो कैपिटल आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती को जो तैयार कर रहे हैं, उसके लिए भी उनको पैसा केंद्र के द्वारा नहीं दिया गया और उनके द्वारा भेजे गए कुछ कॉर्पोरेट जो था उसके ऊपर भी हामी दिल्ली ने अभी तक नहीं भरा। तो ऐसे में निशाने पर चंद्रबाबू नायडू भी है, क्योंकि एक बात भारतीय जनता पार्टी को साफ समझ में आ गया कि दक्षिण के चक्कर में कहीं उत्तर में अपना पैर न गवा बैठे और कहीं जमीन खिसक न जाए उत्तर में, तो दक्षिण से कोई समझौता करने को उस तरह पर तैयार नहीं है जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के समय थे। और यही वह घबराहट है नरेंद्र मोदी के भीतर कि जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर के हो या फिर ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कमान जिन हाथों में वो 272 के मिशन के दिशा में है और वो किसी को कब किस रूप में कैसे तोड़ेंगे, ये सारे सवाल अब बहुत कहते हैं ना, कोई चादर के नीचे ढका हुआ नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे उफान पे है
और समय आपके पास बहुत कम है, दिसंबर महीने तक का वक्त है। उसके बाद की परिस्थिति, अगर हर कोई तैयार है दिल्ली की सत्ता में चेहरे बदलने को लेकर, तो फिर तो उससे पहले आपको अपने मिशन को पूरा करना पड़ेगा। और यही लड़ाई अब बड़ी तीखी हो चली है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और दिल्ली की राजनीतिक गलियारों के भीतर जो लाल लाल दीवारें हैं, वहां पर नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेट्स को भी संदेश मैसेज बहुत साफ है कि किन के लिए, किन के साथ खड़ी है, किन के लिए नहीं, और किन को मदद नहीं करनी है इस दौर में। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।